स्टूडेंट्स, 10th क्लास से 5th चैप्टर की 4th वीडियो है। और देखिए कल हम इससे पहले बात कर भी रहे थे वैकल्पिक अथवा गैर परंपरागत स्रोतों के ऊर्जा के स्रोत के बारे में। तो अब इसमें क्या था, देखिए हमने इतना तो आपको बताया था कि हाँ इसके जो 3 भाग थे इससे पहले वो तो आपको बताए थे, भूतापीय ऊर्जा से रिलेटेड, ठीक है। और एक में हमने आपको महासागरीय ऊर्जा वगैरह बताई थी, ठीक है। तो अब उसके बाद बात करते हैं जो 4th वाला रह गया था, नाभिकीय ऊर्जा के बारे में। तो देखिए नाभिकीय ऊर्जा आपको जो मिलेगी वो 2 तरीके से मिलती है, एक नाभिकीय विखंडन और एक नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो अब देखिए विखंडन से मतलब होता है टूटना, ठीक है। विखंडन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। और इसका संलयन का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। क्या होता है? जुड़ना। तो वैसे समझ के चलिए विखंडन। देखिए अब एक एग्जांपल लीजिए आप कि आप अगर किसी एक भारी पत्थर को उसके 2, 3 या 4 भागों में अगर आप तोड़ते हैं तो क्या आप सोचिए जो पत्थर था क्या उसका संपूर्ण द्रव्यमान बराबर बराबर पार्टीशन में हो गया होगा? बराबर बराबर पार्टीशन को भी छोड़ दीजिए, क्या जितना द्रव्यमान उनका पहले था, यानी जो द्रव्यमान आपका एक बड़े पत्थर का था, क्या वो ही द्रव्यमान उन 3 भागों में गया होगा क्या, या कुछ वेस्ट हुआ होगा? ठीक है। तो ये केवल एक क्वेश्चन सोचने के लिए है। अगर थोड़ा बहुत थिंक आप सोच चुके हो तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। देखिए कभी भी आप जब कोई चीज़ किसी चीज़ के पार्टीशन कर रहे हो या बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ों को एक साथ जोड़ रहे हो, जैसे देखिए आप कांच की जो जब कांच टूट जाता है तो जब उसको नए फ्रेम में ढाला जाता है तो उसको पिघला जाता है, ठीक है। तो या आप ऐसा समझ के चलिए कि जो एक चौक जो हम आपने देखा होगा टीचर जो बोर्ड के लिए चौक यूज करते हैं, तो जब वो चौक यूज होती है और जब बोर्ड पे लिखा जाता है तो क्या सारी जो चौक का जो मटेरियल होता है, जो उसका पदार्थ है, क्या वो बोर्ड पे लिखने के ही काम आता है? वेस्ट नहीं होता, उसका द्रव्यमान होता है ना। ऐसे ही अगर एक चौक को घिसा जाए, ठीक है, उसके बाद जो आपका मटेरियल आपको मिला, केवल जो आपको मटेरियल मिला है, कि अगर आप उससे चौक बनाएंगे वापस तो क्या वो जितना आपके पास मटेरियल था वो सारा का सारा चौक बनाने में कंप्लीट हो जाएगा? क्या वेस्ट नहीं होगा? तो इसका मतलब कहने का मेरा सीधा सीधा केवल ये है कि जब हम किसी छोटी छोटी चीज़ों को एक बड़ी चीज़ में कंबाइन करते हैं या एक बड़ी चीज़ को छोटे छोटे पार्टीशन में तोड़ते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ द्रव्यमान की कमी होती है, क्षति होती है, द्रव्यमान वेस्ट हो जाता है, ठीक है। और एक वैज्ञानिक थे आइंस्टीन, तो उनकी एक इक्वेशन थी E = mc², ठीक है। तो ये आइंस्टीन की ऊर्जा समीकरण भी है, आइंस्टीन की ऊर्जा समीकरण भी है। तो तो उन्होंने क्या बताया था इस समीकरण से कि यदि द्रव्यमान क्षति होती है, या आप ऊर्जा संरक्षण का नियम अगर आपको ध्यान हो तो ये था कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। और एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम था कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्लियर? तो ये 2 नियम थे, ऊर्जा संरक्षण का भी और द्रव्यमान संरक्षण का, दोनों ही सेम है कि ना तो इन दोनों को उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल होता क्या है कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे देखिए मैंने आपसे बात की द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान क्या हुआ, हमारे पास कमी हुई, द्रव्यमान की कमी हुई है। चाहे तो हम उसको संयोजित कर रहे हो छोटी छोटी चीजों को, या बड़ी चीजों को तोड़ रहे हो, ठीक है। या तो बड़ी चीज को तोड़ रहे हो या छोटी छोटी चीजों को संयोजित कर एक बड़ी चीज बना रहे हो, तो द्रव्यमान क्षति होती है, यानी द्रव्यमान में कमी आती है। तो ये द्रव्यमान कमी इस इक्वेशन द्वारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ इन तीनों चीज का मतलब क्या मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब होता है ऊर्जा, ये द्रव्यमान होता है, ये मैंने आपको बता दिया, एनर्जी, मास, और ये होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, इन वैक्यूम। तो यानी निर्वात में प्रकाश की चाल से मतलब होता है जो C लिखा हुआ है, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती कितनी है, शायद मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, ठीक है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। तो आप यहाँ इन तीनों चीज को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी C तो कांस्टेंट होता है, M और E को किसी एक की वैल्यू से दूसरे की वैल्यू निकाली जा सकती है। जैसे अगर द्रव्यमान की क्षति होती है तो कितने द्रव्यमान क्षति हुई है उससे कितनी ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है, वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो विखंडन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन देखिए एक ऐसी प्रक्रिया है,
इसमें क्या होता है, एक भारी नाभिक को, ठीक है, एक भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी, यानी बहुत सारे न्यूट्रॉनों को, जैसे आप कह सकते हैं ना एक न्यूट्रॉन गन होती है, ठीक है, ऐसा समझ के चलिए, ठीक है, या कोई जैसे आप पानी के लिए मोटर यूज़ करते हैं तो एक साथ बहुत सारा पानी काफ़ी टाइम तक लगातार चलता रहता है, किसी जगह डालना चाहें आप, तो वैसे क्या होता है, न्यूट्रॉनों को लगातार किसी चीज़ पे डाला जाता है, किसी नाभिक पे, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रॉनों की बमबारी करना। तो जब हम किसी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराते हैं या बौछार कराते हैं तो नाभिक क्या होता है, टूटने लगता है, ठीक है, तो नाभिक क्या होता है, टूटने लगता है, या आप समझ लीजिए किसी भी तरीके से नाभिक को नाभिक के पार्टीशन करने, मतलब कि नाभिक टूटना शुरू हो जाए, ठीक है। तो नाभिक जब टूटना शुरू होता है तो उससे क्या होता है, द्रव्यमान क्षति होती है, क्या होती है, द्रव्यमान क्षति होती है, और द्रव्यमान क्षति ही क्या होती है, हमें ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है, और यही चीज क्या कहलाती है, नाभिकीय विखंडन कहलाती है। इसके ऊपर आधारित आपको मैं बताऊं, एक युक्ति है परमाणु बम, ठीक है, क्या होती है, परमाणु बम होती है। और देखिए इसमें अधिकांश जो इसके ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है यूरेनियम, क्या प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम। आपको जो आपका केमिस्ट्री का 5th चैप्टर है, शायद मेंडलीव की आवर्त सारणी, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है पीरियोडिक टेबल, उसमें आपको एक तत्व मिलेगा यूरेनियम, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो यूरेनियम को जब विखंडित किया जाता है तो उस टाइम यही वाली प्रक्रिया होती है। तो परमाणु बम जो बनता है वो इसी बेस पर बनता है, किस पर, नाभिकीय विखंडन के बेस पर बनता है, ठीक है। जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित कह सकते हो आधारित है, और इसका उपयोग विश्व युद्ध में किया भी गया था। जो हिरोशिमा नागासाकी जगह हैं वहाँ पर दोनों जगह ये जो परमाणु बम था उसका हमला किया गया था विश्व युद्ध में, और उसका इफेक्ट अभी तक वहाँ मिलता है, ठीक है। और ये बहुत ही हानिकारक भी होता है, और जहाँ ये समझ लीजिए कि जिस क्षेत्र वगैरह में ये गिरेगा वहाँ काफ़ी ज़्यादा पर्यावरण वगैरह या जो वहाँ के जीव जंतु होंगे सभी को इफेक्टिव करता है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा हानिकारक भी होता है। तो अब देखिए इतनी हानिकारक विषैली गैसें वगैरह इससे उत्पन्न होती हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। वही प्रक्रिया किसमें होती है, नाभिकीय संलयन है। देखिए इसी के बस थोड़ा अपोजिट क्या है, यहाँ एक नाभिक टूटता है तो यहाँ नाभिक संयोजित होते हैं, यानी जुड़ते हैं, तब भी द्रव्यमान की क्षति होती है, चाहे टूटने में हो चाहे जुड़ने में हो, द्रव्यमान क्षति आपकी जरूर होगी। तो इसी वजह से दोनों में क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन नाभिकीय संलयन का सबसे बड़ा उदाहरण सूर्य पर, जो सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होना है वो नाभिकीय संलयन का एग्जाम्पल है। और इसका एक दूसरा इस पर आधारित जो युक्ति है वो है हाइड्रोजन बम, ठीक है, नाभिकीय संलयन। तो देखिए जो हाइड्रोजन के नाभिक होते हैं वो क्या होते हैं, हीलियम बनाते हैं, ठीक है। तो जो सूर्य होता है वो इसीलिए सूर्य पर क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते रहते हैं, और हीलियम का नाभिक, और इस वजह से क्या होती है, वहां ऊर्जा इतनी ज्यादा उत्पन्न होती है, ठीक है। कुछ ही माइक्रो सेकेंड में लगभग 7 कह सकते हैं आप कि 10⁻⁷ केल्विन तक का ताप बढ़ सकता है इस प्रक्रिया के दौरान, ठीक है। 10⁻⁷ केल्विन तक का ताप बढ़ाया जा सकता है कुछ माइक्रो सेकेंड में, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन क्या है, एक ऐसी युक्ति है जिसके जरिए क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अपार ऊर्जा प्राप्त होती है द्रव्यमान क्षति से, और अधिकांश जो ग्रहों के ताप वगैरह जो अधिक ताप वाले ग्रह हैं वहाँ इसी अभिक्रिया का वे यूज, वहाँ इसी अभिक्रिया का वो मिलता है आपको एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये थी आपका नाभिकीय विखंडन और संलयन और नाभिकीय ऊर्जा से रिलेटेड बातें थी। अब बात करते हैं देखिए कि पर्यावरण विषय पर सरोकार। देखिए मैंने आपको बताया भी था कि आप ऐसे समझ के चलिए सरोकार को, आप इस यहाँ एक बेस ऐसा समझ के चलिए कि कौन से जो कह सकते हैं आपके पास जो स्रोत हैं वो कौन से बेस्ट होंगे, क्या हैं, इस तरीके से कि कौन से ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल हैं। तो देखिए इनके बारे में अगर मैं बात करूँ तो हम अधिकांश मैंने आपको उत्तम स्रोत के बारे में बताया था, क्या क्या बताया था कि साधारणता मतलब आसानी से उपलब्ध हो जाए, उसकी मितव्ययिता क्या है, इस तरह की चीज़ें, प्रौद्योगिकी में उपयोग वगैरह, उपलब्धता उसकी, तो ये सारी चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंस रखती थी। अब वैसे ही देखिए, अब देखिए यहाँ जो पर्यावरण से क्या होता है कि अगर कोई भी ऊर्जा स्रोत ऐसा नहीं है जिससे पर्यावरण दूषित ना हो, किसी भी तरीके से कोई सा भी आप ऊर्जा स्रोत यूज करें उससे प्रदूषण होना ही होना है। आप ऐसा समझ के चलिए, हम CNG जो होता है, CNG जानते भी होंगे आप, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो इसके बारे में आपने पहले पढ़ा भी होगा, इसकी फुल फॉर्म वगैरह। तो क्या कहते हैं, देखिए ये एक ऐसा माना जाता है कि लगभग की और जो स्रोत हैं उसकी तुलना में पर्यावरण को बहुत कम दूषित करता है, ठीक है। ये क्या करता है, औरों की अपेक्षा बहुत कम दूषित करता है, ठीक है, ये आप कह सकते हैं।
अब आप सौर ऊर्जा होती है उसके द्वारा भी कहीं ना कहीं क्या होता है, कह सकते हो आपकी पर्यावरण प्रदूषण होता है। ठीक है, तो कोई भी स्रोत ऐसा नहीं है जिसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण ना हो। ठीक है, या पर्यावरण प्रदूषण ना हो, तो कोई भी स्रोत ऐसा नहीं है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरी आगे बात करते हैं। देखिए लास्ट टॉपिक, कोई ऊर्जा स्रोत हमारे लिए कब तक बना रह सकता है। तो देखिए कब तक बना रह सकता है, ऐसे तो कोई आप एक लिमिट निर्धारित नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अधिकांश जीवाश्म स्रोत जो हैं, अगर हम इसी तरह से लगातार यूज करते हैं तो बहुत जल्दी समाप्त भी हो जाएंगे। तो ऐसे स्रोत जो यूज करने पर समाप्त हो जाएं या जो केवल लिमिटेड हों, उनको बोला जाता है समाप्य स्रोत या नवीकरणीय स्रोत। ठीक है, यानी जो स्रोत कह सकते हो आप समाप्य की ओर हैं, उनको क्या बोल सकते हैं, नवीकरणीय, समाप्य, जो समाप्य स्रोत होते हैं। अनवीकरणीय, देखिए ऐसे स्रोत जो आप बार बार यूज कर सकते हैं उनको बोला जाता है अनवीकरणीय। जैसे मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शनल जो ऊर्जा स्रोत बताए थे वे हैं जिनकी मात्रा अनलिमिटेड है और उनका हमारे लिए हम कहें या उनकी लिमिटेशन देखें तो नगण्य टाइप है कि हाँ ऐसा हो सके ये समाप्त हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो, नगण्य के रूप में। देखिए अब बात देखिए यहाँ इस चैप्टर से, ये जो 10th फिजिक्स है, इसी वीडियो के साथ क्या हो जाती है, एंड हो जाती है, यानी फाइनल कंप्लीट हो जाती है आपकी। 5 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर की लगभग सभी वीडियो कंप्लीट हो चुकी हैं। लेकिन देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके बुक चैप्टर्स में बीच में होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं उनसे जुड़े हुए, जो अधिकांश कभी कभी पूछ ले जाते हैं। वैसे तो मैंने अधिकांश जो क्वेश्चंस ऐसे बोले हैं आपको वीडियोज में कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काफ़ी जब आगे आप एंट्रेंस वगैरह में जाएंगे उसके में भी यूजफुल है। तो ये चीज़ें यहाँ वो अधिकांश 1 नंबर में पूछे ही जाते हैं और बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। तो लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा आपके लिए कि हर चैप्टर से एक वीडियो ऐसी बनाऊँ कि उसमें उस चैप्टर के जो 1 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंस और आगे आपके लिए यूजफुल भी हैं, वो भी बना के मैं दूँ। तो थोड़ा अब उसके लिए अगर वेट भी करना पड़े तो आप कीजिएगा, और उसकी PDF भी आपको अगर उपलब्ध करा सकूँ तो उपलब्ध कराऊंगा मैं। जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन होंगे वे आपके कंपटीशंस में क्या, या आपको किसी जो बुक्स में जब आप पढ़ोगे तब जाके मिलेंगे, वो क्वेश्चंस मैं यहीं आपको उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आई होप कि आपको ये सब समझ में आया हो। ठीक है, और देखिए लाइक और सब्सक्राइब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तो इसलिए मैं आपसे इसलिए बार बार कहता भी हूँ कि शेयर करें, क्योंकि इसका आपके ज़रिए दूसरे बच्चों को भी इस चीज़ का लाभ मिल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।